एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और हर बार की तरह जो लोग वापस आए, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम लास्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और सच कहूँ मुझे अपने चैनल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ फैन फिक्शंस को लेकर, वीडियोस को लेकर, व्यूज़ को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आज कमेंट में आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। मैं सच कहूँ तो अब मुझे फैन फिक्शन लिखना, जो मैं लिख चुकी हूँ सिर्फ उन्हें ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, 1 या 2 ही रह गई हैं। उसके बाद मेरा नया फैन फिक्शन लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं मेरा मन बहुत हर्ट हो रहा है। मुझे हमेशा स्टार्टिंग में बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तब मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यूज़ गिरते रहते हैं मेरा मन भी अपसेट होता रहता है और मुझे वो मेरे वीडियोस में भी दिखता है। आप लोगों को लगता है क्या फ़र्क पड़ता होगा किसी इंसान को, लेकिन जो लोग वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के कमेंट, आपकी इंकरेजमेंट, आपका एक प्यारा सा अच्छा सा मैसेज मेरा दिन बना देते हैं। कुछ लोग हैं जो डेली मेरे से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, उन लोगों के नाम मुझे टिप्स पे याद है। कई बार घर पे भी मैं उन लोगों का मैसेज नहीं आता तो एक्साइटेडमेंट कहो या थोड़ा सा एक दुख कहो कि मुझे याद उन लोगों की बार बार मुँह से बात निकल रही होती है। इसी कारण मैं कह रही हूँ गाइस, आप लोग शायद समझते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा भी मुझे इंकरेजमेंट दिखाना मुझे कितना खुश कर देता है। और जिस तरीके से आप लोग मेरी बात सुन के भी इग्नोर मारते हैं, वो चीज़ भी मुझे हर्ट करती है। मेरे कहने के लिए 2-2 हज़ार तक व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन ऐसा नहीं गया इस चैनल पे कि मुझे एक वीडियो पे 500 लाइक्स मिले हों। सच कहूँ तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हर्ट होती हैं, इसलिए आज मन था शेयर कर दो तो मैंने कर दिया। लेकिन हाँ, अब मैं फैन फिक्शन अब ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वेरी शॉर्ट फैन फिक्शन, यानी जो सिर्फ 2 पार्ट 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएँ, ऐसी फैन फिक्शन लाऊँ। हो सकता है कि मैं कल या परसों में एक न्यू फैन फिक्शन के साथ आऊँ, 1 शॉट के साथ आऊँगी या वेरी शॉर्ट फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। लेकिन अब मैं लॉन्ग फैन फिक्शंस तो नहीं बनाया करूँगी। कारण यही है कि आप लोगों के व्यूज़ जैसे जैसे वीडियोज़ बढ़ती हैं नीचे गिरते चले जाते हैं और फिर मेरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी नीचे गिरता चला जाता है। तो चलिए लास्ट पार्ट में आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के अंकल ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बारे में जो भी उनके पास नॉलेज थी तो सबके साथ शेयर की। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने विंग के बदले के लिए खुद आगे बढ़कर अपने अंकल और अपने ब्रदर से वैन पे अटैक करने के लिए बोला, यानी वैनपैक पे। दूसरी तरफ मिंग्याओ को जैसे ही पता चला कि याली प्रेग्नेंट है तो उसने अपनी चाल भी चल दी। अब आगे विंग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुश और बहुत ज़्यादा हैप्पी है। कारण है कि उसकी नई फैमिली, यानी जिस तरह से कुरैन आज पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक विंग के पास रहे, विंग का ध्यान रखा, विंग से बातें करते रहे, विंग को उसके पेरेंट्स के बारे में बताते रहे, उससे विंग बहुत खुश था। उसके बाद वांगजी जो जब से कुरैन गया तब से विंग के पास है, उसे हक करे हुए है। कभी उसकी नेक पे फेस रब कर रहा है तो कभी धीरे से उसे मौका देके लिप्स पे, नीयर्स पे, ईयर पे किस करे जा रहा है। वो अभी अभी हीट और रेड से बाहर है, लेकिन वांगजी के अंदर का इफादो जैसे विंग की बॉडी से, विंग की इस स्मेल से एडिक्ट है, उसे तो विंग को छोड़ने का मन ही नहीं करता। अभी भी काफ़ी देर से वो ऐसे ही बेड पे, यहाँ विंग अपनी एक्साइटमेंट में आज के दिन की बातें याद करके लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, वहीं वांगी उसे हक करे हुए बस उसे परेशान कर रहा था। विंग थोड़ा गुस्सा होता है, लंजा करके विंग वांगजी से दूर होता है और बोलता है, लंजा तुम्हारी और आज तुम्हारे ब्रदर की वॉर के बारे में बात हुई है, तुम उन चीज़ों को छोड़ के मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें अपने टीम से बात करनी चाहिए। तुम वॉर के बारे में इतनी बड़ी बात सोच रहे हो, तुम्हें वॉर के लिए कोई तैयारी नहीं करनी क्या? इस बात पे वांगजी तो विंग को जो लैपटॉप को साइड में रख के विंग को बेड पे लिटा के पर्सनलिटीज को किस करने लगता है और बोलता है, मुझे सब तैयारी पहले से ही थी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही तुम मेरे पास लैंड पैक आ जाओगे मैं तुरंत वॉर स्टार्ट कर दूंगा। तैयारी तो मैं काफ़ी समय से कर रहा था, बस तुम्हारे को अपने पास लाने का वेट कर रहा था। और ये बोलने के बाद अब वो धीरे से विंग की नेक पे किसेस करने लगता है। अब विंग को ये वांगजी की बटरफ्लाई किसेस थोड़ा सा हंसा रही हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा रही हैं, इसलिए वो वांगजी से थोड़ा दूर होते बोलता, लंजा छोड़ो मुझे, बार परेशान मत करो, क्या तैयारी किया मुझे ये बताओ। वांगजी से दूर होते हुए इन रिक्वेस्टेड वे में वांगजी को बताता है। वांगजी बोलता है,
तैयारी ये है कि अब तुम्हारे फादर और मदर के बदले को तुम्हारा अल्फा लेगा। तुमने मुझे चूज़ किया था क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये वो बदला ले सकता हूँ। तो मैं तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। बस भी तुम मुझे कुछ दिन दो। मैं वादा करता हूँ उस वैन रोहान को जिसने तुम्हारी हैप्पी फैमिली को इतना नुकसान पहुँचाया, बर्बाद किया, तुम्हारे पैक के साथ ये सब करा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारे बदले मैं उसे उसकी सारी गलतियों की सज़ा दूंगा। ये बात सुनने के बाद वांग विंग बड़े प्यार से वांग जी के फेस को टच करता है और बोलता है, लंजा तुम्हारी जगह अगर कोई और अल्फा होता तो शायद वो मुझे गलत सोचता, यही सोचता कि मैंने उसे फंसाया अपने बदले के लिए। लेकिन तुम तो मेरे बदले को मुझसे ज़्यादा सीरियस लेके पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुके थे। मुझे इतना प्यारा अल्फा कैसे मिल गया लंजा, कह के विंग अब प्यार से वांग जी की नोज़ पे गालों पे किस करने लगता है, जिससे वांग जी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई आज पैशनेटली नाइट स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्यार से हक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी बटरफ्लाई किसेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं। इन शॉर्ट अपनी प्यारे मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन गॉनशान को जैसे ही ये पता चलता है वो तुरंत नी क्लैन पे अटैक कर देता है। वहीं नी पैक इसके लिए रेडी तो नहीं था, लेकिन वो भी जिन गॉनशान के अटैक का पूरा बदला देता है। तुरंत माइंड लीक करके विंग को कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं मैडम नी के कनेक्शन से विंग तुरंत वांग जी से दूर होकर अपने बेड पे बैठ जाता है। मैडम नी बताती हैं कि कैसे जिन गॉनशान ने उसके पैक पे अटैक कर दिया और वो यानली के मारे यहाँ आए हैं। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बता दी है। इससे विंग काफ़ी सीरियस हो जाता है और वो तुरंत वांग जी से दूर होकर अपने कपड़े पहन के रेडी होने लगता है, जिससे वांग जी थोड़ा हैरान होकर विंग को रोकता है। विंग बताता है कि कैसे नी पैक पे जिन पैक ने अटैक कर दिया, उसकी सीजे खतरे में है। वांग जी ये सुनते ही विंग के साथ नी पैक के लिए निकलने की सोचता है। जैसे ही वांग जी विंग के साथ नी पैक के लिए निकलता है, इधर वैन रोहान लैंड पैक पे हमला कर देता है, जिस पे उसके बारे में लैंड पैक से वांग जी को माइंड लिंक के थ्रू खबर मिलती है। अब एक तरफ लैंड पैक है जहाँ पे वैन रोहान अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ नी पैक है जिस पे जिन पैक अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से दो अलग अलग वॉर्ड्स स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ एक तरफ वांग जी अपने पैक को छोड़ के इस समय कैसे जाए, वहीं दूसरी तरफ विंग को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए वांग जी से विंग रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ रह के उसका बदला ले, वैन रोहान को मारे और वो वहाँ पे अपनी सीजे को सेव करेगा। वो वांग जी पे ट्रस्ट करता है कि वांग जी वैन रोहान को जल्दी ख़त्म करके उसके पास आ जाएगा, और वो वादा करता है वांग जी से कि वो अपने आप को वहाँ सेफ रखने की कोशिश करेगा। विंग यही सोच के वहाँ दौड़ते हुए पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो हालात काफ़ी बदल चुके हैं। जिन गॉनशान और जिन जूशान अकेले नी मिंजे से लड़ रहे हैं, वहीं मतलब नी हुसैन और मैडम ने वहाँ यानली को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग अपनी साइड से वॉर में लगे हुए हैं। वांग जी जहाँ एक तरफ लैंड पैक वापस बिना मन के चला गया, लेकिन उसे पता है कि उसके ब्रदर को वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रदर के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके पैक का मामला है। जहाँ दोनों साइड इस वॉर में गर्मा गर्मी हो गई है। वांग जी अपने ब्रदर के साथ वैन रोहान से लड़ रहे हैं, तो वहीं विंग अब सही समय वहाँ पहुँच चुका है अपनी सीजे को सेव करने। विंग को वहाँ देखकर एक बार को तो जिन गॉनशान भी शॉक में रह जाता है। इतना ब्यूटीफुल मेल ओमेगा उसने भी नहीं देखा। उसके दिमाग में है कि सिर्फ यानली नहीं बल्कि वो विंग को भी अपने साथ यहाँ से लेके जाएंगे। इसी कारण वो और एग्रेसिवली मतलब नी क्लैन के अल्फाज पे अटैक करने शुरू हो जाते हैं। नी मिंजे के लिए आसान था इन दोनों को एक पल में मार देना, क्योंकि नी मिंजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फा हैं। लेकिन फौर का रुख तब बदल जाता है जब नी मिंजे के सामने उनकी मदर यानी मैडम नी और नी हुसैन को पकड़ के कुछ अल्फा लेके आते हैं। इन लोगों के ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे करके इन्हें ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में पकड़ लिया गया था। वहीं विंग अपनी सीजे के साथ था, तो उन दोनों को वो लोग नहीं पकड़ पाए। विंग मैंने जैसे बताया इलिंग लाजो है, तो उसके लिए इतना आसानी से पकड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर से उन लोगों से काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा था। अचानक से अपने ब्रदर और अपनी मदर को ऐसे मतलब एक बंदी बना हुआ देख के मिंजे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब जिन गॉनशान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, देख लो तुम किसी और के चक्कर में अपनी फैमिली को मरवाना चाहते हो क्या?
मौका है, अपने सारे अल्फाज को बोल दो, ये वॉर से पीछे हट जाए। तुम अब इन दोनों भाई बहनों के को हेल्प नहीं करोगे। अचानक से नी मिंजे ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रोल करते हुए बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली मर जाएगी, लेकिन हम किसी बेगुनाह को, निर्दोष को तुम जैसे लोगों के हाथों में नहीं सौंपेंगे। 2 साल तक यानली तुम लोगों के टॉर्चर को सहा है और अब मैं यानली को तुम लोगों को तो नहीं ले जाने दूंगा। जिन्नी मिंजे अपने अल्फा फॉर्म में गुर्राते हैं। वहीं इस बात पे अब जिन गौनशान कुछ बोलता उससे पहले ही जिन जुशान बोलता है, ये मत भूलो यानली मेरे बच्चे की माँ है और अब मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। तुम मुझसे मेरे चाइल्ड को नहीं छीन सकते। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अगर पता चलेगा कि तुम लोगों ने हमारे क्लैन के हायर को अपने पास छुपाने की कोशिश करी तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारे इस बहादुरी के लिए तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि और तुम्हारे क्लैन को बर्बादी के कगार पर देगा। कोई तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई काम समझी या एक तरीके से कांटेक्ट नहीं करेगा। अब नी मिंजे कुछ बोलते उससे पहले ही पीछे से यानली आ जाती है। यानली जो इन सब लोगों ने छुपाया हुआ था वो खुद बाहर आ गई। ये देखकर विंग भी बहुत डर जाता है और अपनी सीजे के पास सीजे करता हुआ आता है, लेकिन यानली एकदम से इन्हें इशारे में रोक देती है। नीमिंजो अब अपने जो अल्फा फॉर्म में अपनी बेबसी से यानली को देख रहे हैं, वहीं यानली भी आंसू भरी आंखों से नीमिंजो के साथ देख रही है। ये कुछ पल जो उसे नीमिंजो के साथ मिले ये उसकी लाइफ के बेस्ट पल थे। एक ऐसा अल्फा जो उसका दोस्त बना, जो उसके साथ कोई गंदी बात या गंदा टच नहीं बल्कि एक फ्रेंडली नेचर रखता था, हंसता था, हंसाता था। स्ट्रिक्ट देखने वाले नीमिंजे यानी के दोस्त थे, एक लौता दोस्त जो अब तक उसके साथ था। अपने दोस्त को, ये फैमिली को वो कैसे मरते हुए देख सकते हैं। ये फैमिली ने तो उसका कितना ध्यान रखा, उसके भाई का कितना ध्यान रखा, और वो कैसे मैडम नी को मरते हुए देख सकती है। इसलिए वो अपनी खुद आगे आती है और बोलती है, मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नी पैक या नी पैक मेंबर के किसी पर्सन को भी हार्म हुआ तो मैं खुद को खुद ही ख़त्म कर दूंगी। ना आपका हायर रहेगा और ना ही ये वॉर का कोई फ़ायदा रहेगा। ये बात सुनने के बाद एकदम से विंग भी सीजे करके ज़ोर से चीखता है। उसकी सीजे कैसे खुद को ख़त्म कर सकती है? वो एक बेबी है उनके अंदर, लेकिन वो जानती है कि वो सिर्फ एक ब्लैकमेल करने का तरीका है। जैसे वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं तो यानली भी तो बोल सकती है ना, इसलिए यानली ये बात बोल रही है। वहीं जिन गौनशान तुरंत बोलते हैं, नहीं हमें कोई शौक नहीं है नी पैक से कोई भी एक तरीके से उन्हें परेशान करने का, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम नी पैक मेंबर्स को अभी छोड़ देंगे। ये बात बोलने के बाद अचानक से यानली आगे बढ़ने लगती है तो विंग तुरंत आगे अपने बहन के साइड में खड़ा हो जाता और बोलता है, मेरी सीजे तुम लोगों के साथ अकेले नहीं जाएगी, मैं भी अपनी सीजे के साथ आऊँगा। इस बात पे जिन गौनशान तो बहुत खुश हो जाता है, उसके तो मन की बात हो गई, खुद ही विंग आगे तो वो क्यों मना करेगा। इसलिए वो भी हंसते बोलता है, बिल्कुल तुम और तुम्हारी सीजे अब हमारे साथ हमारे पैक में चलेंगे। और ये बात बोलने के बाद वहाँ से जिन गौनशान इन लोगों को लेकर निकल जाता है। वांग जी ने उधर वैन रोहन को ऑलमोस्ट शुरुआत के कुछ ही घंटों में पूरी तरह से हरा दिया था, और यहाँ तक कि वैन रोहन को खुद अपने हाथों से मार दिया था। वो जल्दी से उस वॉर को ख़त्म करके अपने ब्रदर और अपने अंकल के साथ यहाँ पे आया था, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि विंग और यानली यहाँ से जा चुके थे। ये बात सुनने के बाद जिन गौनशान यानली और विंग को अपने साथ ले गए हैं, ये चीज़ लान कुरैन को भी काफ़ी शौक लगती है। वहीं लान शिचैन भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि लान शिचैन के भी फादर इन लॉ तो वो हैं ही, तो वो भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हो जाएगा। बट वो लोग नी मिंजे के साथ तुरंत जिन पैक की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन पैक में जैसा विंग सोच रहा था वैसा ही होता है। यानली को कोई वो बहुत प्यार से अच्छे से रूम में नहीं रखते, बल्कि एक जेल सी जगह में यानली और विंग को धक्का देकर फेंक दिया जाता है। उन्हें तो ये भी होश नहीं रहता कि यानली प्रेग्नेंट है, ऐसी जगह में कैसे रहेगी, लेकिन उनके दिमाग में तो ये है कि उन्हें सिर्फ बेबी चाहिए। साफ साफ दिख रहा है कि इस समय यानली 6 और 7 मंथ के बीच में है। बस कुछ महीने की बात है, 2 महीने की बात है, और उसके बाद वो लोग इस बेबी को लेने के बाद यानली को मार देंगे या उसके साथ क्या करेंगे कोई नहीं जानता। वहीं विंग को अपनी सीजे की इस हालत को देख के बहुत बुरा लग रहा है। वो गुस्से में एकदम से चीखते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम लोग हम लोगों को इस तरह बंदी बना के रखना चाहते हो?
हायर का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? क्या सोच है तुम लोगों की? साफ साफ बताओ। मेरी सीजे को ऐसी हालत में रखोगे तो तुम्हें लगता है कि वो सरवाइव कर पाएंगी? इतनी बदबूदार इस गंदी सी जगह, इस जेल में रखने का क्या सेंस बनता है? जोर से चीखते हुए विंग एकदम से जिन जुशान की तरफ बोलता है, तो जिन जुशान उतने ही गुस्से में बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारी बहन से। मुझे तो इस बच्चे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इसे अपना हायर मानता ही नहीं हूँ। वो तो फादर ने कहा तो मैंने ये किया है। असलियत में तो ये है कि मुझे तुम्हारी सीजे या इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो मुझे तुमसे है। पहले भी मैंने तुम्हें देखा था और आज भी मैं तुम्हें देखकर डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे यानी से नहीं बल्कि तुमसे अपना हायर चाहिए। तुम्हारे बारे में सब जान चुके हैं, मैं और मेरे फादर। इसी कारण हमने ये अटैक किया था तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम तो खुद हमारे ट्रैप में आ गए, खुद ही हमारे साथ यहाँ आ गए। ये बात सुनने के बाद यानली बड़ी बड़ी आंखों से जिन जुशान की तरफ देखने लगती है। जिन जुशान अपने बेवकूफ़ इंसान है। वो अपने फादर की तरह सब कुछ शांति से नहीं करता, बल्कि ज़्यादा एक तरह घमंड में सब सच विंग के आगे बोल बैठता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्यों, तुम्हारी सीजे को नहीं पता क्या कि तुम एक स्पेशल टाइप के ओमेगा हो? तुम्हारा बेबी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, तो मैं क्यों इस बेबी को जो अपना हायर बनाऊं, जो पता नहीं कैसा होगा और के अल्फ़ा होगा या ओमेगा होगा। बल्कि मैं तो, जब मुझे पता है कि तुम्हारा बच्चा अल्फ़ा ही बर्थ लेगा, तो तुम्हारे को ही क्यों ना प्रेग्नेंट करूं। चिंता मत करो, बस कुछ घंटे की बात है। स्पेशल रूम सेट करा है मैंने तुम्हारे लिए, वहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। बस कुछ देर अपनी सीजे के साथ टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि उसके बाद कभी तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन देखने को मिलेगी भी या नहीं। ये बात सुनने के बाद विंग गुस्से में अपनी जगह से उठ के जिन गुजाशान के कॉलर को पकड़ लेता है और चीखते बोलता है, मेरी सीजे के बारे में एक शब्द और गलत मत कहना। तुम भूल गए हो, मैं वांगजी का अल्फ़ा हूँ, सॉरी ओमेगा हूँ, और मुझे कोई और अल्फ़ा कभी टच नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी सीजे की वजह से आया था, और अगर तुम लोगों की नज़रों में मेरी सीजे की वैल्यू नहीं, तो मैं अपनी सीजे को यहाँ से खुद लेके जाऊँगा। और ये बात बोलने के बाद विंग तुरंत अपनी जो उसको ट्रेनिंग मिली है उसी तरह से ओमेगा फॉर्मन से जिन जुशान को ऊपर अटैक सा कर देता है, जिससे जिन जुशान को एकदम से बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सा फील होता है। आज तक इतने सारे ओमेगास के साथ रहा था जिन जुशान, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी जैसे उसकी सांसें नहीं आ रही हो, ऐसा लग रहा है उसका गला पूरी तरह से चौक हो चुका है। उसे बहुत ज़्यादा अराउज भी फील हो रहा है। एट द सेम टाइम उसे ना सांस ली जा रही है, और उसकी बॉडी जैसे कुछ ऐसा मांग रही है जिसे वो दे नहीं पा रहा है। वो एक अजीब सी रट में आ गया और बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि ऑलमोस्ट वो नीचे गिर गया है और ऑलमोस्ट वो वहाँ पर मर गया है। हाँ, उसकी सांसें धीमे धीमे होते हुए बंद हो चुकी हैं और वो इस तरीके से मर चुका है। ये देख के यानली एकदम से शॉक हो जाती है और एकदम से आइन करके दौड़ के अपने भाई के पास जाती है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं वांगजी तुरंत अपने होश में तो आता है और अपनी सीजे को संभालते हुए बोलता है, जहाँ कि सीजे आप ठीक हो ना? वहीं जो गार्ड जिन जुशान के साथ इस जेल से जगह में आए थे, वो ये देखकर वहाँ अपनी जान बचा के भागते हैं और जिन गौनशान को खबर करते हैं कि किस तरीके से ये लोग जिन जुशान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहीं जिन गौनशान ये सुनते ही दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है बहुत सारे अल्फाओं के साथ में, और इन दोनों को अभी के अभी अटैक कर दो करके चीखता है। अपने बेटे की बॉडी को देख के अब वो ऑलमोस्ट पागल सा हो गया, इसलिए वो तुरंत इन लोगों को मारने की ऑर्डर ही दे देता है। वहीं भी अपनी सीजे को सेव करते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। विंग अभी हिट में आया था, उसे आइडिया नहीं था कि अब वो ओमेगा फॉर्म एक तरह से रूप में या अपने फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है अपने इसी बॉडी के साथ अपनी सीजे को सेव करने के लिए। बट वह एकदम से इससे पहले वो कुछ करता, पीछे से एक पर्सन उसकी सीजे को बैक स्टेप कर देता है।
जिसके कारण यानली के टमी में ही वो स्टेप होता है, जिसके कारण यानली जोर से नीचे गिर जाती है। उसकी बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग विंग देखो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो अपनी सीजे को गोदी में लेके बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो गार्ड अब उसके और ज़्यादा अटैक कर देते हैं। विंग को भी चोट लगी है और यानली की हालत बहुत बुरी हो गई है। ये देखकर विंग अचानक से पूरी तरह से पागल हो जाता है और जोर से नहीं करके चीखता है और अचानक से उसके बॉडी हवा में फ्लोट सी ही करने लगती है। वो तुरंत अपने ओमेगा फॉर्म में आने लगता है। विंग लाइफ में पहली बार अपने ओमेगा रूप में आ रहा है। उसका वेयरवुल्फ प्योर ब्लैक कलर का है। उसके वेयरवुल्फ की आंखें बिल्कुल रेड हैं इस समय तो, और उसके माथे पे भी सेम वांगजी वाली तरह ही एक थोड़ा सा क्लाउड और फायर का मिक्स करके एक मार्क बना हुआ है। उसके इस वेयरवुल्फ फॉर्म में जो ये मार्क है वो जैसे वांगजी का उस दिन ब्लू कलर से शाइन कर रहा था, इसका मतलब विंग का मार्क इस समय रेड रंग से शाइन कर रहा है। पर विंग का ओमेगा रूप देखकर यहाँ सब लोग डर चुके हैं। वो एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड अल्फ़ा जो वेयरवुल्फ होते हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि जिन गॉनशान के वेयरवुल्फ से भी ज़्यादा बड़ा है। अब वो पूरी तरह से अपने इसी फॉर्म में इन लोगों पे अटैक कर देता है और बहुत सारे अल्फास अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में अटैक कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े ओमेगा वेयरवुल्फ से तो उन्होंने को अपनी लाइफ में कहीं देखा ही नहीं। जिन गॉनशान तो इतना घबरा जाता है कि वहाँ से वो बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकल पाता उसको और ज़्यादा लोगों ने घेर दिया है। और ये घेरने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि नी मिंजे, लान शिचैन, लान वांगजी और लान कुरैन है। लानू इन लोगों को यहाँ देख के वो थोड़ा घबरा तो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यानली जो इस समय ऐसी हालत में उसे देख के नी मिंजे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो तुरंत अपने वेयरवुल्फ फॉर्म से अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। अपने आप को जल्दी से कोई भी जो कपड़े उन्हें पास में पड़े थे उनसे कवर करते हैं और यानली को गोदी में लेके जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उनकी मदद खुद लान कुरैन करते हैं। लान कुरैन और लान शिचैन नी मिंजे के साथ यानली को नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं। वहीं वांगजी विंग के इस और एक तरह से ओमेगा फॉर्म को देखकर पहचान चुका है, क्योंकि वो भी वेयरवुल्फ फॉर्म में था, जिन गॉनशान भी वेयरवुल्फ फॉर्म में थे। ये लोग सब वेयरवुल्फ फॉर्म में ही फाइट कर रहे हैं। वहीं वांगजी और विंग को कुछ पल लगते हैं जिन गॉनशान को मारने में। विंग और वांगजी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में एक दूसरे के माथे को टच करते हैं। उन दोनों के वो जो एक तरह सिंबल थे उससे इन दोनों को एक दूसरे के एक बॉन्ड तो वेयरवुल्फ फॉर्म में भी फील होता है। तुरंत ये दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। वांगजी तुरंत विंग को कुछ कपड़ों से कवर करता है और विंग तुरंत वांगजी के साथ अपनी सीजे की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वे लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यानली की बेबी को तो ये लोग नहीं बचा पाए, लेकिन यानली अभी और खतरे से बाहर है। उसके जो तलवार थी जिसके कारण उसका बेबी अब सर्वाइव नहीं कर पाया। ये बात सुनने के बाद नी मिंजे, लांग वांगजी, लान शिचैन, लान कुरैन यहाँ तक कि विंग को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। विंग तो डोर के पास घुट्टों के पास पर बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगता है। उसे दुख होता है कि उसी के कारण शायद उसकी सीजी का बेबी को मार दिया गया, जिसपे कुरैन और वांगजी उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये लोग तो कभी इस बच्चे को चाहते ही नहीं थे। शायद इन लोगों ने पहले से ही इस बेबी को मारने की सोची थी। विंग उस चीज़ से अपने आप को गिल्टी ना करे। वहीं नी मिंजे खुद को गिल्टी महसूस करते हैं कि वो उन लोगों को सेफ नहीं कर पाए, यानली और उसके बेबी को। बट सब लोग इस अभी अपनी गिल्ट में हैं और यानली के होश में आने का वेट करें। यानली जब होश में आती है तो उसे तो बहुत बुरा लगता है कि उसका बेबी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन वो जब इन सब की हालत को देखती है, इन सब की गिल्टी में डूबने भी हालत को देखती है, तो मुस्कुराते हुए इशारे में विंग को और नी मिंजे को अपने पास बुलाती है। एक साइड नी मिंजे है और एक साइड विंग है और दोनों ने यानली के हाथों को पकड़ा हुआ है। विंग रोते हुए अपनी सीजे की तरफ देख रहे हैं। वहीं नी मिंजे कुछ बोल नहीं रहे, बस सर नीचे खड़े होकर के बैठे हुए हैं। यानली बड़े प्यार से इन दोनों के हाथों को पकड़ती है। ये दोनों एक साथ में यानली को देखते हैं तो देखकर शॉक हो जाते हैं। वो यानली जो हमेशा बच्चों से इतना प्यार करती है, अपने बच्चे को गंवाने के बाद भी चेहरे पे एक स्माइल लेकर रही है, जिस चीज़ से सब लोग काफ़ी शॉक है। अब यानली थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती, तुम लोग क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो, जबकि वो खुद नहीं कर रही है। यानली बोलती है कि वो पहले ही समझ चुकी थी
शायद ये बेबी सरवाइव नहीं करेगा, और अगर ये बेबी सरवाइव करता भी तो शायद यानली उसे उस मदर वाली तरह प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि ये बेबी उसके साथ हुई हुई उस बदसुल्की का नतीजा था। जिस तरीके से जिन गौनशान और जिन जूशान उसके साथ बदतमीज़ी करते थे, ये उसका नतीजा था। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ये बेबी गौनशान का है या जिन जूशान का है। वो कौन किसका बेबी है वो ये तक नहीं जानती थी। और हो सकता था कि वो जब बर्थ लेता तो उसके चेहरे में इन दोनों का ही चेहरा दिखता, जिसके कारण शायद यानली कभी उस बच्चे को प्यार नहीं कर पाती। अपनी पूरी प्रेगनेंसी में उसने कोशिश करी कि वो इस बेबी को प्यार कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाई। शायद वो बर्थ देती तो वो माँ की तरह उसे एक माँ जैसे वैल्यू करती है वो करती, लेकिन प्यार तो शायद वो नहीं कर पाती। लेकिन आज वो इस बेबी को खुद उसके क्लैन ने मार दिया, तो वो उस चीज़ के लिए, उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुखी है कि उसको क्यों मतलब उसके साथ इतना गलत हुआ। लेकिन हाँ, अब वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहती है। शायद यही उस बेबी की किस्मत में था। शायद वो बर्थ लेता तो क्या उसके बाद भी उसके साथ क्या होता इन लोगों को क्या पता था। इसलिए यही उस बेबी की किस्मत में था। यही सोचकर इन लोगों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। जो गुनहगार था उन्हें तो ये दोनों सज़ा दे चुके हैं ना, तो अब ज़्यादा गिल्टी ना महसूस करें। ये बात सुनने के बाद विंग और नी मिंजे थोड़ा सा तो अपने गिल्ट से बाहर आते हैं, लेकिन मन में डिसाइड करते हैं क्या वो यानली को खुश रखेंगे। सब लोग एक साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और कुरैन को इस चीज़ का बहुत शौक लगता है कि जिन गौनशान को ये चीज़ पता थी विंग के बारे में, जिन गौनशान को नहीं पता है, ये चीज़ कुरैन जानते थे, लेकिन अभी विंग को बारे में जिन गौनशान को पता चल गया था ये चीज़ तक कैसे पहुंची, इस बारे में जिन मतलब एक तो शुयांग और शाओ शिनशैन को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। थोड़ी ही देर में इन लोगों के सामने ये सच भी आ जाता है कि मिंग्याओ ही था जिसने जिन गौनशान को ये इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके कारण लान शिचैन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से एक बेबी की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं उस बेबी को तो कोई गलती नहीं थी ना, वो निर्दोष था। क्या हुआ, वो किसका बेबी था, लेकिन उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी। उस बच्चे की जान गई सिर्फ नी मिंजे मतलब एक तरह से मिंग्याओ की वजह से। लान शिचैन इतना गुस्से में थे कि उन्होंने तो मिंग्याओ को बोल ही दिया कि खुद तो वो बेबी कर नहीं पाता और दूसरा बेबी की जान भी लेने के पीछे का कारण बन जाता है। जिसके बाद पहली बार मिंग्याओ को इतना हर्ट होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे इस चीज़ का ताना मारा। शायद काफ़ी गुस्सा और काफ़ी अपसेट हो गए थे शिचैन, इसलिए इतना बोल बैठे, वरना वो तो मिंग्याओ को किस लेवल का प्यार करते हैं मिंग्याओ अच्छे से जानता है। वो समझ चुका है कि आज उसकी वो अल्फ़ा जो हमेशा उसे प्यार करता था, सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करता था, कभी किसी को उसके बारे में गलत नहीं बोलने देना चाहता था, आज वो खुद उस चीज़ के बारे में उसे ताना मार रहा है। तो किस लेवल का उसका अल्फ़ा उससे नाराज़ और हर्ट है। कहीं ना कहीं कहाँ वो विंग को सबकी नज़रों से गिराना चाहता था, लेकिन वो खुद सबकी नज़रों में गिर गया। वहीं तुरंत शुशे को उसकी पनिशमेंट दी जाती है। इस तरीके से उनके क्लैन की खबर दूसरे क्लैन तक पहुंचाने के लिए उसे असिस्टेंट की पोजीशन से हटाया जाता है और तुरंत लैंड पैक से निकाल दिया जाता है, किसी और पैक में भेज दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। वहीं अब इस बात को पूरे 1 साल हो गए, 1 साल हो गया है यानली को उस बेबी को गंवाए हुए। यानली उस दिन बहादुर बन के तो बोल बैठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी बुरा तो लगता है। अपने टमी पे उस कट को देखकर यानली काफ़ी देर तक सोच में बैठी भी रहती है, लेकिन अब उसकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अब उससे नी मिंजे ने शादी कर ली है। उस हादसे के 6 महीने बाद नी मिंजे और यानली की शादी हो गई थी। वो दोनों अब अच्छे से नी क्लैन में नी पैक में रहते हैं। मैडम नी और नी हुसैन यानली को बहुत प्यार भी करते हैं। उसके उस डार्क पास की वजह से अभी भी यानली कई बार चीख कर रात में डर के उठ जाती है, लेकिन नी मिंजे के प्यार के कारण अब वो काफ़ी हद तक उससे बाहर आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लैंड पैक का तो इस समय माहौल बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वहाँ तो पूरा आतंक मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है। उसका कारण ये है कि हमारे वी वुशियान प्रेग्नेंट है, जो अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है, जिसके कारण उनके नखरे और उनके इस तरह की हरकतों को संभालना सबके लिए बहुत मुश्किल है। ये मिंग्याओ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके अंदर की उस जेलसी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। उस चीज़ से वो काफ़ी गिल्टी भी हुआ और उसके बाद उसने काफ़ी घुटनों पे बैठ के सबसे माफ़ी भी मांगी। आजकल वही विंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। विंग की प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे से मिंग्याओ ने ट्रैक करा हुआ है। वो एक एक चीज़ विंग की प्रेगनेंसी की रिकॉर्ड रखता है
विंग कब डॉक्टर के पास जा रहा है, वो क्या खा रहा है, उसने कितना फ्लूइड लिया, क्या उसने हेल्दी डाइट ली या नहीं दी, सब चीज़ों का ध्यान रखता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शिनचैन जो उसके ऊपर नाराज थे वो ख़त्म भी हो गया है। धीरे धीरे यहाँ लैंड पैक में खुशियाँ आ गई है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। गाइस ये एक ओपन एंडिंग है, आप इसके आगे जो चाहे खुद इमेजिन करके इस फैन फिक्शन को एंड कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे मैंने लिख नहीं पाई थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा है। रीज़न आप सब जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गई हूँ लोगों के व्यूज़ को नीचे जाते देख। पर चलिए कोई नहीं, मैंने एंडिंग नहीं की तो आप लोग कर लीजिए। एक्चुअली ये एक तरीके का स्वीट सा टास्क है जो मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। आज कमेंट में आप आगे की फैन फिक्शन किस तरीके से चाहते थे कि हो, वो चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपनी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी इस एंडिंग की आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं देखना चाहती हूँ कैसे आप लोगों की इमेजिनेशन चलती है, क्या प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। चलिए अब मैं कल आपको एक नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी, शायद एक वन शॉट के साथ आऊँ, अगर वन शॉट नहीं होगा तो वेरी शॉर्ट फैन फिक्शन के साथ आऊँ, यानी 2 या 3 पार्ट वाले। कोशिश करूँगी कि थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूँ। जैसा भी हो, आप मुझे इस फैन फिक्शन के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। आई होप आपको मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शन अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक और मेरी वीडियोस को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।